guys, today we will discuss chapter number 2 of business study. The name of the chapter is Principles of Management. First of all, we define the meaning of principles of management. Principles of management are the general guidelines that helps in marginal decision making. In today's business world, numerous problems arises in day-to-day activities, and the margin of the institution has to solve this problem. A manager needs guidelines to solve the problems and run the organization effectively and efficiently. The principles of management guide the manager. जो principles of management होते हैं वो मैनेजर को गाइड करते हैं. ठीक है, अब इसके भी फीचर्स आ जाते हैं. तो इसके फीचर्स क्या हैं कि ये सबसे पहला यहाँ पे अब हम बात करें यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल एबिलिटी है, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, दे कैन बी अप्लाई इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, जैसा भी हो. इसके बाद कुछ जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, तो उसको समझ लेते हैं. ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि लोग सोचे कि कोई रेडीमेड सोल्यूशन है, तो नहीं. So principles of management just provide guidelines to marginal decision making. They do not provide any ready-made solution of the problems. इसके बाद आता है कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स पे हैं, तो इसको समझ लेते हैं. यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं. कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने से पहले कोई ये नहीं है कि ओवरनाइट में ही ये डेवलप हो जाए, ऐसा कोई यहाँ पे केस नहीं है. फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल क्या है, मींस हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. मॉडिफाई करना, ठीक है. इसके बाद ऐसे ही कोजेस एंड इफेक्ट क्या होता है, मींस एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम कि एज पर वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इफ वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम, आइडेंटिफाई द. अगर यहाँ पे ये कहा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर वेजेस पे करे जा रहे हैं उस चीज को देख के, मीन्स किस चीज को, वेजेस पेड सिस्टम को देख के यहाँ पे अगर वेजेस पे करे जा रहे हैं तो जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. जो पीस रेट सिस्टम की बात करी जा रही है वो हमारे पास हम आगे समझेंगे, वो भी स्टडीज होती है डिफरेंट टाइप्स की, वो हम आगे समझ लेंगे. इसके बाद अगला आता है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस आ जाती हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं मींस सिग्निफिकेंस. हमारे पास सिग्निफिकेंस आ जाएंगे. तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला सिग्निफिकेंस मींस जो इंपॉर्टेंस भी है, सबसे पहले आ जाता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर्स. These principles guide manager to take right decision at the right time. इसके बाद आता है optimum utilization of resources, means in every organization two types are resources used. First is physical, जैसे physical हो गया जैसे machine, material, ये सब. और कोई human means man power वगैरह यूज हो रही है. तो A manager use these principles to get maximum benefit from the resources. एक मैनेजर इस टाइप के सारे यूज करता है चीजें कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके रिसोर्सेज में से. इसके बाद आता है साइंटिफिक डिसीजंस. साइंटिफिक डिसीजन में क्या होगा, साइंटिफिक डिसीजन आर दोज डिसीजन विच आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल क्राइटेरिया. For an example, the principles of management provide the necessary trainings to the manager so that they can take specific decisions. Specific decision समझ आ गया. इसके बाद आता है effective administration, means the primary need of every organization is that its administrative system should be effective. This is made possible with the help of the principle of management. Effective administration हो गया. अब आता है fulfilling social responsibilities. So a business is creation of society and uses the resources of society. So it must do something for society. The principles of management increases the efficiency of the managers and
efficient manager can provide good quality product as reasonable price to the societies. इसके बाद आता है हमारे पास meeting changing environment requirement, मतलब a manager has to take changes in the organization accordingly to the change in business environment. कोई भी यहाँ पे चेंज की बात हो रही है तो वो यहाँ पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस एट द राइट टाइम एंड इन राइट डायरेक्शन. राइट टाइम पे हो और राइट डायरेक्शन में हो. इसके बाद कुछ फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं. टोटल हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स होते हैं फ्योल के. सबसे पहले हम फ्योल देख लेते हैं क्या होता है. सारा फ्योल के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार. फ्योल में क्या क्या है, क्या हिस्ट्री है. जो हेनरी फ्योल है, इनका नाम है हेनरी फ्योल. ये बोर्न हुए थे फ्रांस में 1841 में और इनके पास डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग की जो कि इन्होंने ली थी 1860 में. और एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी. ठीक है. इसके बाद इसके बारे में और भी देख लेते हैं कि फ्योल क्या है. ये फोकस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेटर मैनेजमेंट के लिए. फ्योन प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, जैसे मीन्स ओनली वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय. फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फ्योल पर्सनल एक्सपीरियंस है. सोर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये इंसेंटिव्स कौन सा है, इनके पास 2 इंसेंटिव्स है, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल. अब हम हेनरी फ्योन के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले प्रिंसिपल आता है वो आता है डिवीजन ऑफ वर्क. तो सर अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. जितना भी सारा काम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट देंगे एंड ईच पार्ट शुड बी असाइन टू 1 पर्सन. और जो सारा पार्ट होगा, हर एक पार्ट होगा, वो एक पर्सन को असाइन कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी. उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मे बी अचीव. When a person is performing a job again and again, he will become perfect in doing that job and the level of efficiency will be increased. उसका level of efficiency भी increase होगा और वो उस काम में परफेक्ट भी हो जाएगा. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन बैंक 1 person is receiving cash. एक बैंक में एक इंसान कैश रिसीव कर रहा है, एक कैश को दे रहा है, एक लोन दे रहा है. सो दैट वर्क इज डिवाइडेड. तो ये जितनी भी मैंने एग्जाम्पल बताया इसमें क्या हो रहा है, सारा काम जो है वो डिवाइड कर रखा है. एंड बैंक ऑपरेट एफिशिएंटली. और जो बैंक ऑपरेट हो रहा है वो भी एफिशिएंटली हो रहा है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें क्या है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन जॉब ऑन टाइम. मीन्स यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब है कि डिसीजन के लिए पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन वर्क ऑन टाइम. टाइम पे सारा काम, जितनी भी ड्यूटी मिली हुई है वो कंप्लीट करना. यहाँ पे क्या है, इन दोनों मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बैलेंस करके चलना होता है. देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स व्हेन वर्क is given to an individual in the organization, the sufficient authority must be given. अगर किसी को हमने काम दिया हुआ है तो हमें उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उस काम के लिए, so that individual to discharge his responsibility. इसके बाद अगला आता है 3rd नंबर पे डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे बता रखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमें कुछ नेसेसरी हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये देखते हैं. दैट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कम्यूटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज. जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो सारे एम्प्लॉयज को पता हो, उनसे बात करके. देयर बिहेवियर इज क्लोजली मॉनिटराइड बाय सुपरवाइजरी. जितना भी बिहेवियर होगा वो सारा मॉनिटराइज हो रहा होगा सुपरवाइजरी की, जितने भी लेवल्स होंगे एट ऑल लेवल्स. ठीक है. उसके बाद
हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड, 4th नंबर पे यूनिटी ऑफ कमांड आता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। तो यहाँ पे जितना भी हम ऑर्डर को रिसीव करेंगे वो एक बॉस से करेंगे, मींस हम जितना भी काम ले रहे हैं वो हमें एक बॉस से काम लेना है, एक ही बॉस होगा। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक ही बॉस होगा और उसी को हम आंसरेबल कर सकते हैं इफ एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन बॉस। अगर एक टाइम पे आप बहुत सारे बॉस से ऑर्डर लोगे तो यू गेट कंफ्यूज ना। एक बॉस से अगर आप सारा कुछ समझोगे, उनसे ऑर्डर्स लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। दोज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कहा है कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं उन सबका एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का कोई और ऑब्जेक्टिव है, किसी का कोई और ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स एक ही ऑब्जेक्टिव हो। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि वन हेड एंड वन प्लान। ईच डिपार्टमेंट एक हेड होगा और एक ही प्लान होगा, इसका मतलब है ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, होंडा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स। होंडा लिमिटेड है, सबने सुना होगा, वो 2 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, एक बाइक को और एक कार को। तो ये 2 में डिवाइड हो गई, 2 चीजें में, एक बाइक में और एक कार में। एज ईच प्रोडक्ट हैज एन ऑन मार्केट, हर प्रोडक्ट की अपनी मार्केट होती है और बिजनेस एनवायरमेंट होता है। सो देयरफॉर ईच डिवीजन मस्ट हैव इट्स ओन प्लान। हर डिवीजन का अपना एक प्लान होगा एंड उसका अपना एक हेड भी होगा। सो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इसका मतलब देखते हैं, The interest of an organization should always given priority over the interest of an individual employee। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक मैनेजर है, उसने परचेज करा ऑफिस फर्नीचर फॉर द कंपनी फ्रॉम द शोरूम ऑफ हिज सन एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। दिस सिचुएशन इज अनडिजायरेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैनेजर है जो कि अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज कर रहा है कंपनी के लिए, कहाँ से, अपने लड़के के शोरूम से, और जो प्राइस है वो हायर देन है मार्केट से। ये जो सिचुएशन है ये अनडिजायरेबल सिचुएशन हो गई। इसके बाद आता है रेम्युनेशन टू एम्प्लॉयज, जो कि हमारा है 7th नंबर पे। यहाँ पे क्या होगा, द एम्प्लॉयर शुड बी पेड फेयर रेम्युनेशन सो दैट दे कैन मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द रेम्युनेशन शुड बी विद द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। जो रेम्युनेशन होनी चाहिए वो पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए कंपनी की, ये नहीं कि तुम ज्यादा कर दो और पेइंग कैपेसिटी ना हो कंपनी की। द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल इम्प्रूव द डेफिनेशन एंड कम्युनिकेट ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये वाला पॉइंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना पावर को, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना पावर को। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपने पास ही रखना, किसी और को मत देना। According to this principle, both centralization and decentralization should exist together to ensure smooth running of an organization। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, the decisions in respect of objective, policies, expansion of business should be in the hands of top management. On the other hand, authority to purchase raw material, granting leave to employees, etc. should be delegated to the सबऑर्डिनेट्स। इसके बाद हम स्केलर चेन समझते हैं। स्केलर चेन क्या होता है, चेन ऑफ सुपरवाइजरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, ऊपर से नीचे आना। इसको हम फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
Each communication must move from top to bottom and vice versa in a straight line. However, in case of emergency and urgent information, a shortcut is permitted with which is called as gangplank. अगर कोई हमें emergency हो जाए, हमें इतनी बड़ी चैन में ना जाना पड़े स्टेप बाय स्टेप, और हमें कोई इमरजेंसी है तो हम शॉर्टकट ले सकते हैं, उसका नाम होता है गैंग प्लैंक। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। अब स्केलर चेन का डायग्राम देखते हैं। अब ये डायग्राम है, इसमें हमें ना स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मीन्स अगर हम डी पे हैं तो पहले, अगर फॉर एन एग्जांपल आपको ए से बात करनी है, ठीक है, तो आपको पहले डी से सी में जाना पड़ेगा, सी से बी में जाना पड़ेगा, फिर ए में जाना पड़ेगा। मतलब ये पूरी ऐसे एक चैन चलती है। आप ऐसे, अगर आपको फॉर एन एग्जांपल कोई इमरजेंसी है ना, तो अगर आपको सी को इमरजेंसी है, उसको एम से बात करनी है, तो ये जो इमरजेंसी का होएगा ना, या फिर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। इसके बाद अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर क्या होता है? देयर मस्ट बी अ फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज इन। मतलब एक फिक्स जगह होनी चाहिए सामान रखने की, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सामान यूज हो रहा है। देयर मस्ट बी अ फिक्स सीट और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, और सामान पता हो कि अगर एक जगह पे सामान रखा होगा तो हमें ये भी पता होगा कि यहाँ पे पड़ा होता है। कोई एनर्जी भी वेस्ट ना हो सर्च करने में मटेरियल को, या फिर कोई भी चीज को सर्च करने में टाइम ना वेस्ट हो, कोई एनर्जी वेस्ट ना हो, वो होता है ऑर्डर। ऐसे ही होता है अगला इक्विटी। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, कास्ट, nationality, language, etc. According to this principle, the manager should treat their subordinates as fairly as responsible so that they develop a feeling of delegation for their works. It also boosts up the morale of the employees. इसके बाद आता है stability of personnel. It refers to no frequent termination and transfer of employee in the organization. Frequent turnover of employee is bad for organization and such decisions should be taken only when they are unavoidable. According to this principle, the management must provide the feeling of job security. यहाँ पे ये नहीं है कि एम्प्लॉय रोज अपनी जॉब छोड़ छोड़ के भाग के कहीं जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए मैनेजमेंट को। अमंग द एम्प्लॉयज, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द वर्कर्स एंड दे विल कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो वो अपना बेस्ट देंगे काम करने में। इसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। According to this principle, manager must welcome the suggestions and ideas of employee. यहाँ पे employees के भी suggestion और ideas को लेना चाहिए कोई भी plan frame करने से पहले। Once the decision is taken by management, that every employee must follow it, whether it is according to employee idea or not. इसके बाद आता है spirit de corps. It means it is a French term which means union is strength. According to this principle, a manager should make efforts to develop a spirit among subordinates. यहाँ पे V को V इंस्टेड कर दिया है I को। Manager should always use this word V instead of I during the conversation with subordinates. Such type of behavior of a manager will develop the spirit of cooperation among the subordinates. अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं यहाँ पे F.W. टेलर ने, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी। ये बोर्न हुए थे यूएसए में इन 1856 में, और इनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है 1883 में। और भी कुछ पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन मैनेजमेंट साइंस फॉर 2 decades
और क्या है, इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, फोकस करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। फिर ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स मेड बाय टेलर, ओनली फाइनेंशियल थ्रू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये सब यहाँ पे पढ़ा है। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मीन्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और हिट एंड मिस मेथड, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. Taylor believed that there is only one best method to maximize efficiency, which can be developed through work study and analysis. अब एग्जाम्पल है, the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of his past experience. यहाँ पे past experience को देखते हुए यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द डे टारगेट शुड बी फिक्स्ड। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। यहाँ पे हार्मनी होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट में। There is a need for both the groups to change their attitude for each other. उनको attitude भी अपना change करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। It requires mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. यहाँ पे mental revolution की जरूरत है जो कि इनका attitude change करेगा और इनका outlook change करेगा। Management should share the gain of the company with the workers, and at the same time, the workers should work hard and contribute to their best level. इसके बाद आता है cooperation not individual. This principle is an extension of harmony not discord. ये भी extension है harmony not discord का। यहाँ पे भी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बात हो रही है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन विच ईदर with mutual confidence and understanding for each other. Management must consult with worker before setting up the targets for them. एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं कोई भी टारगेट फिक्स करने से। When targets are set with workers, they will try their best to achieve it. Management should welcome good suggestion of employees and they should be awarded for their suggestion. अगर उनके मैनेजमेंट को उनके सजेशन अच्छे लगते हैं तो वो उनको रिवार्ड्स भी देते हैं उनकी अच्छे सजेशंस के लिए। वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेक्टरी। Due care should be taken while selecting the employees, and after selection work should be assigned according to their capability. Worker efficiency depends upon proper training. Employee must be sent for training for time to update their knowledge. उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए जिनकी उनकी नॉलेज है वो अपडेट हो सके। Efficient work employees would produce more and more earn. This will ensure prosperity for both the company and the workers. इसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स में सबसे पहले होता है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में आगे दो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एक आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में आगे टाइप आती हैं जैसे इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क को समझते हैं। सो इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या होता है? दीज क्लर्क स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द विच वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब। इसके बाद आता है रूट क्लर्क। दिस क्लर्क स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क। यहाँ पे एक सीक्वेंस बताते हैं एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। The time for starting and completion of job. He also prepares the cost sheet for every job. यहाँ पे cost sheet बनाई जाती है हर एक जॉब के लिए। स्टार्टिंग और completion टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई करा जाता है। इसके बाद आता है डिसिप्लिन ऑफिसर।
द ऑफिसर इंश्योर दैट एवरी वर्कर इज बीइंग परफॉर्म इन अ डिसिप्लिन मैनर, यहाँ पे डिसिप्लिन मैनर में काम हो। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये 4 आते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, फिर रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। सबसे पहले आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या मेंटेन करता है? मेंटेन द प्लान स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, इन केस ऑफ डिले इन्वेस्टिगेशन द केसेस फॉर द डिले एंड रिमूव देम। अगर कोई भी डिले हो रही है तो रिमूव कर देते हैं और मेंटेन करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन की स्पीड को भी देखा चेक करा जाता है। इसके बाद आता है गैंग बॉस, द अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स, मशीन, मटेरियल एक्सेट्रा फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। यहाँ पे अरेंजमेंट करना जाता है वर्कर्स का, मशीन्स का, मटेरियल्स का, कि परफॉर्म कर सके जॉब में, कोई भी डिले ना हो। इसके बाद आता है रिपेयर बॉस, इट इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो, मशीन्स टूल्स में सारी वो सही हो। ही मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑयलिंग, वहाँ पे सारी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको ऑयलिंग करना, ग्रीजिंग करना, क्लीन करना, रिपेयर करना, ये सारा काम होता है रिपेयर बॉस का। फिर आता है इंस्पेक्टर, दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी। जो इंस्पेक्टर होता है वो चेक करता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। अगर कोई क्वालिटी ऑफ द आउटपुट कम है, बिलो स्टैंडर्ड है, ही इनिशिएट करेक्टिव एक्शन, वो उसी टाइम एक करेक्टिव एक्शन ले लेता है अगर कम हो तो। टॉपिक आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को समझते हैं। इसका मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट, डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कंपनीज नोकिया, एप्पल, नाइकी आर यूजिंग टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे साइज, टाइप, वेट, डिजाइन, ये सब। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैसे होगा? एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी साइज, टाइप, यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा कोई भी अननेसेसरी साइज, टाइप, वेट, डिजाइन होगा तो। मोर वैरायटीज मीन मोर इन्वेंट्री, मोर टाइप्स ऑफ मशीन, मोर लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। एग्जाम्पल है, एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएसए में। रिड्यूस इज वैरायटीज फ्रॉम 2000 टू 200। उसने अपनी वैरायटीज जो है वो 2000 से सीधा 200 पे कम कर दी। विच ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द कंपनी, जो कि उसके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट है कंपनी के लिए। तो ये होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसके बाद हमारे पास स्टडीज आती हैं डिफरेंट टाइप की। तो सबसे पहले स्टडी होती है वो होती है मेथड स्टडी। यहाँ पे क्या होता है? दिस स्टडी इज कंडक्टिंग टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। यहाँ पे एक मेथड देखा जाता है, वन बेस्ट मेथड, जिससे हम अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकें। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके प्रोडक्शन की। मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे हम मैक्सिमम यूज कर सके रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल देखो, एक शू फैक्ट्री है, देयर कैन बी 2 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एक लेबर इंटेंसिव और एक मशीन इंटेंसिव। द मेथड विच इन्वॉल्व्स मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज द वन बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पे मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज हो रहे हो और मिनिमम कॉस्ट हो, वो बेस्ट मेथड हम अपने चूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। इससे अगला आता है मोशन स्टडी। मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज मोशन स्टडी। एग्जाम्पल है, लिफ्टिंग ऑफ ए टूल फ्रॉम द फ्लोर इज अ मोशन स्टडी। मूवमेंट हो रही है ह्यूमन बॉडी की, हम एक टूल को लिफ्ट कर रहे हैं, फ्लोर से ला रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं उसकी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट। यहाँ पे हम कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करते हैं। इट विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ टाइम। यहाँ पे एक तो टाइम सेव हो रहा है और एक इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी हो रही है वर्कर की एफिशिएंटली। ठीक है। इसके बाद आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, फिर फटीग स्टडी, फिर एक और रह जाएगा। तो टाइम स्टडी में क्या होता है?
कोई भी टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ एवरेज स्किल एंड नॉलेज टू परफॉर्म अ स्टैंडर्ड जॉब, कितना टाइम लग रहा है एक वर्कर को वो काम को करने में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडीज आर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कितना टाइम लग रहा है, उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है काम को करने के। डिटरमाइनिंग द आउटपुट स्टैंडर्ड फॉर ईच वर्कर, कितना आउटपुट दे रहा है स्टैंडर्डाइजेशन में देखा जाएगा, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कितने वर्कर्स चाहिए परफॉर्म करने के लिए जॉब को। कैटेगराइज द वर्कर इनटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्क, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अलग अलग एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को। टू डिसाइड अबाउट द इंसेंटिव प्लान को डिसाइड करेंगे। इसके बाद आता है फैटीग स्टडी। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, यहाँ पे डिटरमाइन करा जाएगा ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स को एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब, कितनी रेस्ट इंटरवल्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर्स, आफ्टर रेस्ट इंटरवल दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी, एक रेस्ट के बाद ही उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, फुल कैपेसिटी हो जाते हैं वो काम करने के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ फैक्ट्री द वर्किंग आवर्स आर 8 AM to 5 PM। एक कंपनी है, सॉरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स जो है उनका वर्किंग टाइम है 8 बजे से 5 बजे तक का, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी स्टडी है वर्कर्स आर गिवन 2 ब्रेक्स, यहाँ पे 2 ब्रेक्स दी जाती हैं, एक 12 बजे जो कि होती है 30 मिनट्स की और एक होती है 3 बजे ब्रेक जो कि होती है 15 मिनट्स की रिस्पेक्टिवली। Here the total duration of rest intervals is 45 minutes। तो अब इन सबको हमने टोटल करा तो 45 मिनट्स की मतलब इनको रेस्ट इंटरवल्स मिलती हैं, और जो फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल्स है वो 2 बार हो रही है। तो ये हमारा फैटीग स्टडी था। अगला आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर्स। टेलर हैज प्रपोज्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम paying different rate of wage to efficient and inefficient employees। जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको पैसे मिलेंगे, वेज मिलेगी। एक्स्ट्रा वेजेस पे टू इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। एक्स्ट्रा वेज पे टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करके उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो वो मोटिवेट होगा एम्प्लॉय जो काम नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा में। तो ऐसे कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। अगर ऐसे पेमेंट दी जाएगी उनको दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा, हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। एक बार हम दोबारा से मेंटल रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स कंप्लीट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ ओनर्स, मैनेजर एंड वर्कर्स resulting in understanding of the needs of each other. It should be based on mutual trust and cooperation. So this is the chapter number 2 of business study we have complete successfully. Thank you so much for watching.